आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो विजुअल इज क्लियर? प्लीज से बताना बच्चों। हेलो, आप सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? ऑडियो विजुअल इज क्लियर? प्लीज से बताना बच्चों। आवाज़ आ रही है हमारी? आवाज़ आ रही है हमारी? सो प्लीज़ कंफर्म। सो यमन, चिरंजीव सागर, आसिफ चौहान, संध्या सिंह, हेलो। ओके, सो एवरीथिंग इज ओके नाउ, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। एंड आप सभी लोगों का स्वागत है नितिन सर क्लासेज में, पावर्ड बाय द मोविशाला। तो आज के इस डेली डे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसकी शुरुआत आज से कर रहा हूँ, स्टार्टेड विथ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस देयर, बट आज से शुरुआत हो रही है और आगे हम इसको जारी रखेंगे। और देखिए, आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो देखिए कौन सा है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा पहले आपको इस प्रश्न को समझने के लिए, और उसके बाद फिर आप इसका जवाब देना। ओके, सो एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले ये जानिए कि इस सवाल में पूछा क्या गया आपसे, हाल ही में खबरों में देखे गए डॉक्टर पीके मिश्रा उच्च स्तरीय टास्क फोर्स से संबंधित है। किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर? तो पहला है दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार से, दूसरा सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन से, तीसरा असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से, और चौथा भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज का आकलन से। ये चार विकल्प रखे गए हैं। तो इसमें मैं बता दूं कि जो पहला जो विकल्प है वो इसका उत्तर होगा, पहला विकल्प इसका उत्तर होगा। और देखिए इसमें है क्या, देखिए जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के पीके मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाई गई जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एयर क्वालिटी को क्या करेगा, मेजर करेगा, उसके बारे में कैसे इम्प्रूवमेंट की जाएगी इसकी चर्चा इसमें है।
तो समझिए कि है क्या। पहला देखिए, रिव्यू ऑफ द मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि पॉल्यूशन यानी कि जो प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है। इसके बाद जो इससे संबंधित जो उपाय किए गए हैं, ठीक है, उस उपायों में क्या प्रोग्रेस हुआ है, अब तक क्या चीज़ें आगे किस ढंग से बढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए, और थोड़ा थोड़ा आप कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि चीज़ें क्या जा रही है, कैसे जा रही है। क्लियर? Since it is a first day, I am live right now, okay, so that I can understand how the things are going on. Okay, so Shruti त्यागी, welcome बच्चे। now तो अब देखिए कि ये मेजर इससे संबंधित जो क्या उपाय किए गए उसमें प्रोग्रेस क्या हुई है, और राज्य सरकारों ने क्या किया है, और अलग अलग मंत्रालयों ने क्या किया है इसके बारे में। और ये गौरतलब बात है कि जो स्टबल बर्निंग है, स्टबल क्या होता है कि जैसे धान या गेहूं की जो कटाई की जाती है उसके बाद जो ज़मीन में थोड़ा सा ठूठ रह जाता है उसको स्टबल कहते हैं। और आप यदि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में रह रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जब कटाई की जाती है उसके बाद किसानों को इससे निस्तारण के लिए या डिस्पोजल के लिए किया जाता है, इसको जला दिया जाता है, जिससे कि काफ़ी वायु प्रदूषण होता है। क्लियर? तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि ये बहुत गौरतलब बात है कि स्टेबल बर्निंग हैज़ रिड्यूस्ड बाय मोर देन 50% इन द लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 वर्षों में स्टेबल बर्निंग कितनी घट के हो गई है, तो 50% घट गई है। और जो गुड AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ा है। और ऐसा इसलिए हो पाया है कि देखिए, सबसे पहले आप इसमें ये जानें कि ये इसलिए हो पाया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ने ये जो कृषि के बाद जो कटाई की जाती है फसलों के बाद उसके जलाने में क्या करी है, कमी लाई है, और उसको एग्जामिन भी किया गया काफ़ी डिटेल्स में। इज इट ओके? सो मानसी जोशी, वेलकम बच्चे। नाउ तो इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर द रिसेंट इंक्लूजन ऑफ द रेसिड्यू बेस्ड पावर फ्यूल, ये चीज़ मतलब अब संज्ञान में आया है कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि मतलब जो बचे हुए चीज़ें, जो तेज़ पदार्थ हैं, उससे उसको जला के क्या किया जा रहा है कि बिजली बनाई जा रही है। फ्यूल प्लांट्स की बात की जा रही है, बायोफ्यूल्स की बात की जा रही है। और इसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने, किसने? रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया है, और बहुत सारे इसके बारे में क्या किए गए हैं, एक्शन प्लान किए गए हैं। क्लियर? नाउ अगले सवाल में मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगा और आपके कमेंट को देखूंगा, उसके बाद मैं इसके आंसर को करूंगा। चलिए अगला सवाल देखिए और जवाब दीजिए। ABCD, I am looking for your answer. ओके, सो दूसरे सवाल का जो जवाब है वो क्या है आपका? सी। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि हिंदुस्तान और ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो विकल्प है वो हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि सरकार की कंपनी है।
को अपने सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS प्रमाणन प्रदान किया गया है। मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का इनको क्या दिया गया है, एक सर्टिफिकेशन दिया गया। पहली बात तो ये सही है, पहला आपका सही है। दूसरा देखिए HOCl को 1960 में बुनियादी रसायन के निर्माण को स्वदेशी बनाने के पहले प्रयास के रूप में शामिल किया गया था। देखिए बुनियादी रसायन ऐसे रसायन को कहते हैं जिससे कि दूसरे रसायन भी क्या किए जा सके, बनाए जा सकें। क्लियर, जिससे कि दूसरे रसायन भी बनाए जा सकें। ध्यान देना इस चीज़ को। अब ये समझे कि इस और दूसरे रसायन को बनाने के लिए जो बुनियादी रसायन की ज़रूरत होती है, केमिकल्स की ज़रूरत है, और इस क्षेत्र में जो पहल किया जाना चाहिए था उसके हिसाब से ये किया गया। देखिए इसमें है क्या कि हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCl क्या है, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स और फर्टिलाइज़र के अंदर, और इसको क्या दिया गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसके सभी प्रोडक्ट को, ध्यान देना, इसके सभी प्रोडक्ट को दिया गया है। और HOCl एक केमिकल इंडस्ट्री के मामले में देखें, ठीक है, और उसकी एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है, कोच्चि केरल के अंदर, ठीक है। तो HOCl क्या है, एक लीडर है, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर है, एक कोच्चि केरल में है। और ये क्या करता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिकल जो कि वाइटल इंडस्ट्रीज, जैसे कि यदि ड्रग्स बनाना हो उसके लिए केमिकल्स की ज़रूरत है, और भी दवाएं बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए रेजिन यानी कि रंग, लेमिनेट्स यानी कि यदि किसी भी परत के ऊपर लेमिनेशन, या आप रंग रोगन की यदि बात की जाए, रबर से संबंधित कोई केमिकल्स हो, पेंट्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, इन सबों के लिए इसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है। और उसको बनाने में HOCl की क्या है, अहम भूमिका है। 1960 में बनाया गया था, और ये भारत सरकार की तरफ से एक पहली कोशिश थी कि जो बेसिक जो केमिकल्स हैं, यानी कि जो आधारभूत रसायन हैं, उन आधारभूत रसायनों को बनाने के लिए एक क्या हो, सरकार की कंपनी हो, और उसके तहत ये इसकी स्थापना की गई थी। और इसको क्वालिटी सर्टिफिकेशन ISO 9001 और ISO 14001 सर्टिफाइड किया जा चुका है। और इस लिहाज से देखें तो दोनों ही इसके विकल्प सही हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। वक्त लीजिए। और मैं आज इवनिंग में 5 बजे फिर से लाइव होऊंगा पूरे द हिंदू की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी लोग उस क्लास को अटेंड करेंगे और डेली अटेंड करेंगे। तो 1 to 2 ये आपका MCQ होगा, और फिर 5 से 6 हम द हिंदू के कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ होंगे आपके सामने। तो तीसरा देखिए इसका क्या है, इसका देखें कि एक वेब फॉर्म अर्थात स्पाइस प्लस, जो कि अक्सर समाचारों में उल्लेखित होता है कि एक पहल है। किसकी पहल है? पहला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दूसरा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, तीसरा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और चौथा आयुष मंत्रालय। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। चलिए देखिए समझते हैं इसमें कि यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, तो वित्त एवं कंपनी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा इन्फॉर्म लोकसभा अबाउट द स्पाइस CE+ पोर्टल। क्लियर? तो कहा जा रहा है कि स्पाइस पोर्टल के बारे में क्या जानकारी दी गई। अब देखिए इसमें है क्या कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज नोटिफाइड एंड डिप्लॉयड अ वेब फॉर्म नेमली स्पाइस इफेक्टिव फ्रॉम 23rd February 2020 as a
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव। ठीक है, तो एक चीज़ ये समझिए कि ये स्पाइस जो है एक क्या है, वेब पोर्टल है, इस पर फॉर्म भरी जाती है जिससे कि क्या किया जाए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब यदि कोई नए कंपनी को स्थापित करना चाह रहा हो, ध्यान देना, और यदि अपनी कंपनी का विस्तारण या एक्सटेंशन करना जा रहा हो, या वो चाहता हो कि अपनी कंपनी की कैपेसिटी बिल्डिंग यदि की जाए, यदि ये हो तो आप ये समझिए कि इस संदर्भ में क्या होगा कि ये स्पाइस जो एक वेब फॉर्म है, इससे सहूलियत मिलेगी और आसानी से चीज़ों को मैनेज किया जा सकेगा उन व्यापारियों के लिए या उन इंडस्ट्रीज के लिए। अब देखिए, द सेड वेब फॉर्म ऑफर 10 सर्विसेज बाय द 3 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, क्लियर, और जो 10 सेवाएं दी जा रही है 3 जो केंद्रीय मंत्रालय है, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैं पहला। देखिए पहला कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्लियर। इसके अलावा देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि जो श्रम मंत्रालय है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर यानी वित्त मंत्रालय के अंदर जो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है, वो उनकी 10 सेवाओं को इससे कैटर किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, क्लियर। और साथ में एक राज्य है महाराष्ट्र और कुछ जो है बैंक्स हैं वो भी। इससे क्या होगा कि व्यापारियों का या इंडस्ट्रीज का समय बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है, प्रोसीजर में क्या होगी, तेज़ी आएगी, समय बचेगा और कॉस्ट भी बेहतर, कॉस्ट में भी कटौती हो पाएगी। अब देखिए कि इसमें 10 सर्विस कौन कौन से दिए गए। पहला जो सर्विस है कि नेम रिजर्वेशन, आप अपने नाम को क्या कर सकते हैं, रिजर्व करवा सकते हैं। दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेशन यानी कि आप कंपनी फॉर्म करें, वो आप करवा सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है बच्चों, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, क्लियर। ये आप यहाँ से ले सकते हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, 10 टैक्स डिडक्शन। एक मिनट, जस्ट ओके। देखिए नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, ये क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर। तो देखिए 10 सेवाएं क्या क्या है, तो पहला आपने देख लिया। अब देखिए, तो एक तो नाम का रिजर्वेशन, फिर कंपनी बनाना, फिर DIN का अलॉटमेंट, फिर पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर, और फिर टैन का और EPFO का, और नेक्स्ट जो है ESIC एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, क्लियर। और उसके बाद चूंकि महाराष्ट्र सरकार शामिल है तो जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। और मैंडेटरी ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फॉर कंपनी, और कंपनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, ये भी सुविधा प्रदान की जाएगी इस स्पाइस फॉर्म को आप जब भरते हैं।
और अलॉटमेंट ऑफ द GSTIN। GSTIN का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताना आप लोग। ओके, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल पे। देखिए चौथा सवाल क्या है, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनी की प्रत्यक्ष लिस्टिंग की अनुमति देता है, यानी कि जो विदेशी स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर इंडियन कंपनी है उसकी लिस्टिंग हो सकेगी। और कंपनी अधिनियम के नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कंपनी अधिनियम में जोड़े गए आपराधिक प्रावधानों को रद्द करते हैं। और जो कंपनीज एक्ट है और उसमें जब उल्लंघन होता है, कोई वायलेट करता है उसको, तो उसके साथ ही क्या होगा, कंपनी अधिनियम में जोड़े गए आपराधिक प्रावधानों को भी रद्द करता है। फिर दूसरा विकल्प दिया गया, कंपनी अधिनियम 2013 के 48 खंडों में विभिन्न अपराधों को कम करने के लिए संशोधन करता है। ओके, देखिए फोर्थ का आंसर क्या है, सी है। फोर्थ का आंसर क्या है, सी है। क्लियर? देखिए इसमें है क्या, लोकसभा ने कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 क्या कर दिया, पारित कर दिया। अभी आपको पता ही है कि मानसून सत्र चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। विच डीक्रिमिनलाइज ए नंबर ऑफ टेक्निकल एंड फाइलिंग रिलेटेड कॉर्पोरेट ऑफेंसेस, यानी कि कंपनी एक्ट के तहत बहुत सारी फाइलिंग करनी पड़ती है, जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं। क्लियर? और यदि उस डॉक्यूमेंट को जमा करने में देरी हुई तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और डिफ़ॉल्ट होने के कारण से बहुत बार क्रिमिनल उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं कंपनी ऑफिशियल्स और कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं इनके। तो जो पूरी प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक संशोधन किया गया है कि बहुत सारे डिफ़ॉल्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि अपराध के श्रेणी से उसको हटा दिया गया है। पहला है, it also allows direct listing of companies to the foreign stock exchange and revokes the criminal provision added to the Companies Act for the violation of the corporate and social responsibility। क्लियर? तो देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रावधान ये है कि कंपनीज़ को फॉरेन एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की जा सके, और जो बहुत सारे क्रिमिनल प्रोविज़न जो ऐड किए गए हैं कंपनीज एक्ट के तहत पहले से जो ऐड है, तो और ख़ास करके जब कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं अपनाती है, नहीं पूरा कर पाती है, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रख दिया जाता है। तो बहुत सारी छूट दी गई है इसमें। जो 48 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, यानी कि 2013 का जो धारा कंपनीज एक्ट, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 48 है, विल बी अमेंडेड टू डिक्रिमिनलाइज वेरियस ऑफेंसेस। इसमें क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा कि बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं उसको क्या किया जाए, डिक्रिमिनलाइज किया जा सके। देयर विल बी हाउएवर बी नो रिलैक्सेशन ऑफ द सीरियस ऑफेंसेस। क्लियर? और क्या होगा, बहुत जो गंभीर अपराध हैं उसमें कोई छूट नहीं दी गई है, जैसे कि कोई ठगी की जाती है, ठीक है,
एंड दोज दैट कॉज इंजरी टू द पब्लिक, और जिससे क्या हो सकता है लोगों की हानि हो, तब ऐसे अपराधों को छूट नहीं दी जाएगी। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन ने सदन को ये सूचित किया, देयर विल बी ऑल्सो बी ए न्यू चैप्टर ऑन द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी हेल्पफुल फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। और एक नया चैप्टर जोड़ा जा रहा है जिससे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या हो सके, इसमें सहायता मिल सके। अब देखिए 17 प्रोविजन इन द कंपनी एक्ट ऑफ 2013 हैव आल्सो बीन अमेंडेड, यानी कि 17 जो इसके प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें भी क्या किया गया, बदलाव किया गया, जिससे कि रास्ता आसान हो सके और वो क्या हो सके, यूजर फ्रेंडली हो सके, यानी कि जो कंपनी को बहुत सारे जो नियमों और इन चीज़ों का जो पालन करना पड़ता है, उसके लिए कंप्लायंस के लिए जो काम हो वो क्या हो, आसान हो पाए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगले सवाल को देखिए। चलिए ये 5वां सवाल है। देखिए इसमें कहा गया, विथ रेफरेंस टू द टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट सर्टेन प्रोविजंस बिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कराधान एवं अन्य कानून में के प्रावधानों में कुछ छूट दी गई और उससे संबंधित क्या लाया गया, संशोधन विधेयक लाया गया 2020 के मानसून सत्र में। तो इस विधेयक का उद्देश्य कुछ निर्दिष्ट कानून के संबंध में समय सीमा और विस्तार और जुर्माना देने से संबंधित छूट प्रदान करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कही जा रही है कि विधेयक आईटी अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव करता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कानून है, क्लियर। तो के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पीएम केयर फंड को दिया गया कर दान योग में 100% कटौती के पात्र होंगे, ठीक है। तो इसमें दिया जा रहा है, द बिल प्रपोजेज अमेंडमेंट इन द आईटी एक्ट टू प्रोवाइड दैट donations made by persons to the PM Care Fund will be eligible for 100% deduction in the taxable income। तो आईटी एक्ट में बदलाव करेगा और जिससे कि पीएम केयर फंड में जो कोई भी डोनेशन दे रहा है तो उसको 100% क्या मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगी, ओके। फिफ्थ का आंसर सी है, फिफ्थ का आंसर सी है। चलिए देखते हैं और समझते हैं। देखिए लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट टू द सर्टेन प्रोविज़न बिल 2020 को क्या किया, पारित किया, ठीक है। और इसमें जो टाइम लिमिट है, बहुत सारे टैक्स रिलेटेड जो कंप्लायंस करनी है, मतलब जो कर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जो पूरा करने की जो समय सीमा है, ठीक है, उसमें छूट दी गई है। और कुछ स्पेसिफाइड लॉ में पेनल्टी जो है इस चीज़ के लिए, यदि आप देरी करते हो तो उसमें भी छूट दी गई है। अब ये एक्ट कौन कौन से हैं, पहला तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, क्लियर, फाइनेंस एक्ट, क्लियर, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 का और कस्टम्स एक्ट 1962 का, क्लियर, एंड द प्रोविजन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 का। नाउ अब ये बिल क्या करेगा, उस अध्यादेश को, और अध्यादेश आपको पता होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 123 113 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, जारी करते हैं, क्लियर।
और इस मार्च में इसको जारी किया गया था। ध्यान देना, मार्च में इसको जारी किया गया था। और ये क्या रहेगा तो मैं बता दूं कि आगे भी अब जारी रहेगा, चूंकि इसको क्या किया जा चुका है, संसद से पारित करवाया जा चुका है। द बिल ऑल्सो एक्सटेंड्स द डेडलाइन फॉर फाइलिंग डिक्लेरेशन एंड अमाउंट अंडर द विवाद से विश्वास स्कीम टिल द 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर 2020 की यदि बात की जाए, उस समय तक समय सीमा को बढ़ा दी गई है। किसकी समय सीमा को? विवाद से विश्वास स्कीम की सीमा को, जिसमें कि टैक्स से संबंधित यदि कोई एक तरीके का विवाद हो किसी कंपनी के साथ, तो उसको सुलझाए जाने की एक समय सीमा थी, उसको बढ़ा के 31 दिसंबर तक की गई है। और ऐसा सब कुछ कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए, जो लॉकडाउन हुई थी उनको देखते हुए किया गया। अब देखिए, और उस समय तो चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसीलिए उसको क्या किया गया, आगे की तरफ मतलब एक अध्यादेश जारी करके आगे की तरफ की गई थी बात को। अब लेकिन चूंकि अध्यादेश जिस दिन से भी जारी होती है उसके मतलब 6 महीने कह लीजिए, 6 महीने इसलिए कह लीजिए कि अगले सत्र को शुरू होने में मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है, और प्लस जब से सत्र शुरू हो उसकी पहली बैठक से 6 हफ्ते के अंदर अंदर पारित करवाना पड़ता है। यानी कि कोई भी अध्यादेश बिना संसद से पारित करवाए हुए 6 महीने प्लस 6 वीक्स तक जारी रह सकता है। उसके बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं, यदि खत्म हो, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि पारित करवाना पड़ता है। कहाँ से? संसद से। और इसी क्रम में इसको भी क्या किया गया, पारित करवाया गया। इज इट क्लियर? अब देखिए, the legislation provides these relaxation in view of the spread of the coronavirus pandemic in 2020। आप जान ही रहे हैं इस बात को। The bill proposes the Income Tax Act to provide that the donation made by person to the PM Care Fund will be eligible for 100% deduction in the taxable income। यानी कि PM केयर फंड में जितने भी पैसे डोनेट किए जाएंगे वो टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगा। और इसी कारण उस समय एक अध्यादेश जारी किया गया था, और उसी अध्यादेश को बिल्कुल वो कानून के रूप में तब तक बना रहे जब तक कि सरकार चाह रही है। और सरकार कब तक चाह रही है? तत्काल 31 दिसंबर 2020 तक चाह रही है। चलिए अगला सवाल कीजिए। चलिए छठे सवाल में देखिए क्या है कि विथ रेफरेंस टू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिवालिया और दिवालियापन संहिता दूसरा संशोधन विधेयक जो है उसके संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं और इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इट अमेंड्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। और ये क्या कर रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, उसमें संशोधन कर रहे हैं। द बिल प्रोवाइड्स दैट फॉर ए डिफॉल्ट अराइजिंग ड्यूरिंग द 6 मंथ फ्रॉम द मार्च 25, 2020 CIRP कैन नेवर बी इनिशिएटेड बाय आइदर द कंपनी और इट्स क्रेडिटर्स। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 25 मार्च 2020 से इस विधेयक में जो प्रस्ताव है 25 मार्च 2020 से अगले 6 महीने तक यदि कोई कंपनी लेन देन में कोई चूक करती है तो उसके खिलाफ CIRP जारी नहीं या इनिशिएट नहीं की जा सकती है, या तो कंपनी की तरफ से या फिर उस मतलब कंपनी मंत्रालय की तरफ से या बैंक की तरफ से। देखते हैं। तो छठे का आंसर क्या है बच्चों? छठे का आंसर सी है। चलिए देखिए,
राज्यसभा ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल को क्या कर दिया, पारित कर दिया। और इसी कारण से तत्काल कुछ समय के लिए जो शुरुआत की जाती है कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, यानी कि कोई कंपनी यदि दिवालिया अपने को घोषित करती है तो उससे पहले उसको एक प्रक्रिया के तहत जाना पड़ता है, जिसमें शुरुआत में तो ये कोशिश की जाएगी कि वो दिवालिया घोषित ना हो, सरकार की तरफ से कोशिश ये की जाएगी। जैसे यस बैंक के केस में ही भी आप देख लीजिए कि LIC और इन समूह के पैसे को लगा के उसको दिवालिया होने से रोक, एक तरीके से सरकार ने रोक लिया, ठीक है। तो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। तो इस चीज़ को तत्काल क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ठीक है। अभी तत्काल ये चीज़ें नहीं की जा सकती है, चाहे बैंक की तरफ से या फिर जो कंपनी खुद की तरफ से, ये CIRP की शुरुआत नहीं की जाएगी। अब देखिए ये 2016 के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या करेगा, बदलाव करेगा। फिर देखिए द बिल सीक्स टू टेम्पररी सस्पेंड द इनिशिएशन ऑफ द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर द कोड। अब देखो कि यदि कोई डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि एक समय सीमा पे यदि कुछ भुगतान करना हो या वो नहीं किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट कहते हैं। कोड ये अलाउ करता है, चाहे तो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कौन होगा, या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होगी या बैंक्स होंगे, ठीक है। नहीं तो अब देखिए कि ये जो क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, क्लियर, तो या तो उनके द्वारा शुरुआत की जाती थी किसकी, CIRP की, और द कंपनी इटसेल्फ, या कंपनी खुद भी इसकी शुरुआत करती थी, ठीक है। और एक्चुअली में शुरुआत कैसे होता था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन दायर करके। लेकिन इस चीज़ को अभी क्या कर दिया गया, तत्काल रोक दिया गया, यानी कि CIRP की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत नहीं की जा सकती है, ध्यान देना। अब देखिए कि The bill provides that for defaults arising out of the 6th month from the 25th 2020, यानी कि 25 मार्च 2020 से आगे इसको अगले 6 महीने तक इसमें छूट दी गई है। CIRP can never be initiated either by the company और creditors, नहीं किया जा सकता है। The central government may extend this process to 1 year थ्रू नोटिफिकेशन। अब सरकार चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो इसको अगले 1 साल के लिए क्या कर सकती है, नोटिफिकेशन के थ्रू मतलब बढ़ा सकती है। और इस बिल में ये स्पष्टीकरण दी गई है कि CIRP कैन स्टिल बी इनिशिएटेड एनी डिफॉल्ट्स अराइजिंग बिफोर 25 मार्च 2020, लेकिन 25 मार्च 2020 से पहले यदि कोई ऐसा इनिशिएशन है तो वो किया जा सकता है उस डिफ़ॉल्ट का, लेकिन उसके बाद नहीं किया जा सकता। चलिए अगला 7वां सवाल, चलिए इसमें कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है पार्लियामेंट है उसके बारे में है, ठीक है। पहला दिया गया लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति में अध्यक्ष समेत 25 सदस्य होते हैं जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, क्लियर। मतलब इनका कहना है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो एक्स ऑफिसियो इसके चेयरमैन होते हैं। कार्य मंत्रणा समिति का गठन पहली बार 14 जुलाई 1952 को किया गया था। तो 7वें का उत्तर क्या है, डी है। चलिए अब देखते हैं है क्या। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पार्लियामेंट जो है मेट टू डिस्कस द लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड द अदर इशूज रिलेटेड टू द ऑनगोइंग मानसून सेशन। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ मानसून सेशन के लिए, ठीक है, बजट सेशन हो या शीतकालीन सत्र हो, विंटर सेशन हो या जो भी सेशन हो, उस सेशन में सरकार के द्वारा क्या कामकाज किया जाएगा, सदन के द्वारा क्या कामकाज किया जाएगा और कौन सा बिल पहले लाया जाएगा, कौन सा बिल बाद में लाया जाएगा, किस बिल के लिए कितना समय है, ठीक है। और उस बिल के ऊपर किसी एक पार्टी को अनुपातिक जो उनकी सदस्यता है उस सदन के अंदर, उसके हिसाब से कितना समय दिया जाएगा, ये सब कुछ कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा तय किया जाता है। और लोकसभा के स्पीकर, ठीक है,
ओम बिरला प्रेजाइडेड ओवर द मीटिंग, और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं और अभी कौन है, ओम बिरला हैं, वही इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर सिर्फ 15 सदस्य होते हैं, जबकि विकल्प में कितना 25 सदस्य दिया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन कहने का ये मतलब जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो कार्य मंत्रणा समिति या बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। क्लियर। द मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर, और जो सदस्य हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट होते हैं, स्पीकर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। जबकि प्रैक्टिकली यदि देखें तो कमिटी आफ्टर बीइंग नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर इज कंस्टिट्यूटेड एंड एज्यूम ऑफिस इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एवरी ईयर। तो प्रत्येक साल जून के प्रथम सप्ताह में क्या होता है कि जब सदस्यों को नॉमिनेट कर दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। कमेटी की यदि बात की जाए, जनरली मीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ इस सेशन एंड देयर आफ्टर एज एंड व्हेन नेसेसरी। और अधिकतर क्या होता है कि जब भी सेशन शुरू होने वाला होता है उससे पहले इनकी बैठक होती है कार्य मंत्रणा समिति की, और जब सदन का सत्र खत्म हो जाता है उसके बाद भी जब भी ऐसी ज़रूरत हो तो। देखिए, द फंक्शन ऑफ द कमिटी इज़ टू रिकमेंड द टाइम that should be allotted to the discussion of the government legislative and other businesses as the speaker in consultation with the speaker of the house and may direct to the referred to the committee। clear। अब देखो कि इसमें आप ये समझिए कि सरकार के द्वारा जो बिल लाया जाता है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर डिस्कशन में कितना समय होगा, कौन प्रायोरिटी में होगा, जैसा कि मैंने बताया ये तय करता है। और कंसल्टेशन किसके द्वारा की जाती है, लीडर ऑफ द हाउस, और प्रधानमंत्री जिस भी सदन के सदस्य होते हैं उस हाउस के लीडर वही होते हैं। अमूनन वो लोकसभा के सदस्य होते हैं जनरली, ये ध्यान रखना है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि लोकसभा के सदस्य ही हों। द कमिटी ऑन इट्स ऑन इनिशिएटिव में रिकमेंड टू द गवर्नमेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन इन द हाउस एंड रिकमेंड एलोकेशन ऑफ टाइम फॉर सच डिस्कशन। तो अब एक चीज़ आपको इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि कमेटी यदि चाहे तो अपनी तरफ से क्या कर सकती है कि सदन को ये एडवाइज़ कर सकती है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्या करे, वो विचार करे, बहस करे, और इसके लिए समय भी एलोकेट कर सकती है। अब देखिए, अब आप एक चीज़ समझें इसमें साथ साथ, द डिसीजन रीच्ड बाय द कमेटी आर ऑलवेज यूनैनिमस। और जो डिसीजन होता है वो अधिकतर क्या होता है, यूनैनिमस होता है, यानी कि एक मत से फैसला लिया जाता है। और ये कलेक्टिव व्यू होता है किसका, हाउस का, और ये दिखलाता है कि सामूहिक रूप से सदन ऐसा सोच रही है। क्लियर। और कार्य मंत्रणा समिति सबसे पहले कब बनाई गई थी, तो 14 जुलाई 1952 को। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। ओके। थोड़ी सी चूँकि आज से ही मैंने पहली बार शुरुआत की है यूट्यूब लाइव पे, तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस शुरुआत में हो सकती है, कुछ चीज़ें मतलब, लेकिन बट द जस्ट आफ्टर 1 or 2 लेक्चर्स एवरीथिंग विल बी नॉर्मल देयर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना आप सभी लोग, और अपने साथियों को भी बोलें कि इस योग नितिन सर क्लासेस को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राएँ आएँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो UPSC लेवल के हैं, और इतना तो तय है कि जब आप इस लेवल के क्वेश्चंस को करते हैं तो जो PCS के क्वेश्चंस हैं उसको आप बड़े आसानी से, स्टेट PCS के क्वेश्चन को बड़े आसानी से संभाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बेसिक्स के साथ साथ करंट दोनों को ही मैं साथ साथ बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप सुविधाजनक स्थिति में हो, कहाँ पर, एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए, अब इसका आंसर क्या है, बी है। देखिए, हेल्थ कम्युनिकेशन ऑफ द लॉन्जू सिटी इन द चाइना की जो लॉन्जू सिटी है, उसने एक क्या किया है कि एक हेल्थ कमीशन जो है वहाँ की, उसने ये अनाउंस किया दैट ए लीक इन द बायोफार्मास्यूटिकल्स कंपनी लास्ट ईयर कॉज द आउटब्रेक ऑफ द ब्रूसलोसिस डिजीज़। ठीक है, कि एक जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसके लैब में कुछ मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लीकेज जैसी चीज़ हुई,
और उसके कारण से क्या हुआ है कि ब्रुसेलोसिस डिजीज़ फैली है। अब ये कोविड-19 की बात नहीं की जा रही है, आप दोनों को मिक्स मैच ना करें प्लीज़। और कहा जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा लोग इससे क्या हुए हैं, संक्रमित हुए हैं और विद द डिजीज़ सिंस उस समय से। ब्रुसेलोसिस इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, सबसे पहले तो ये याद रखें, ये बहुत दफ़े फैक्ट्स के रूप में पूछा जा सकते हैं। और ये क्या करता है, जो कैटल्स को, खास करके गंदे सूअर को, बकरे को, भेड़ को और कुत्ते को क्या करता है, संक्रमित करता है। और ह्यूमन, जब मानव गेट इन्फेक्टेड इफ़ दे कम इनटू ए डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। और जब इन संक्रमित जानवरों से सीधे तौर से संपर्क में आता है इंसान, तो उसमें भी ये होता है। और या फिर ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट, और यदि कोई संक्रमित जो जीव उत्पाद हैं उसको यदि वो कंज्यूम करता है, ठीक है, या फिर एयरबॉर्न भी हो सकता है, मतलब हवा से भी ये संक्रमण फैल सकता है। मोस्ट केसेस ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग अनपास्चराइज्ड मिल्क, और अधिकतर क्या होता है कि गैर पास्चीकृत जो मिल्क है, जो पास्चीकृत मिल्क में क्या होता है कि एक बार उसको बड़ी तेज़ी से गर्म किया जाता है और एकाएक फिर ठंडा किया जाता है, जिससे कि जो भी जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं उसमें, क्लियर। तो अनपास्चराइज्ड मिल्क को कंज्यूम करने से ये ज़्यादा होता है, और इन्फेक्टेड गोट को खाने से या शीप को खाने से। और इस डिज़ीज़ का जो लक्षण है वो क्या है कि फीवर आएगा, पसीना आएगा, और भी बहुत तरह की एनोरेक्सिया हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्लियर। मसल पेन हो सकते हैं। और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस क्या है, वो थोड़ा सा रेयर है। अधिकतर ये क्या है, जूनोटिक्स कहते हैं, एक्चुअली क्या कहते हैं इसको, जूनोटिक्स कहते हैं, यानी कि एनिमल से, ये एनिमल से किस में जाएगा, एनिमल से ह्यूमन में ये फैलता। इज इट ओके? एनी कंफ्यूजन बताना बच्चों। ये सवाल कीजिए। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, टाटा क्रिस्पर परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। टाटा समूह CSIR IGIB द्वारा विकसित भारत का पहला क्रिस्पर कोविड-19 परीक्षण भारत में उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया। क्रिस्पर रोगों के निदान के लिए जीनोम संपादन तकनीक है, क्लियर। तो देखिए इसका क्या है उत्तर, इसका उत्तर दोनों ही है, क्लियर, यानी कि सी होगा विकल्प इसका। चलिए देखिए कि ध्यान दीजिए कि इंडिया का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट जो कि टाटा ग्रुप और CSIR IGIB के द्वारा तैयार किया गया है, उसको भारत सरकार ने क्या दी है, अप्रूवल दी है। और टाटा क्रिस्पर यानी कि देखो क्रिस्पर का फुल फॉर्म क्या है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंस्पेक्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, क्लियर। तो ये फुल फॉर्म है, ये एक तरीके का टेस्ट है जो कि CSIR, ठीक है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की यदि बात की जाए तो इंस्टीट्यूट फॉर द जेनोमिक एंड इंटीग्रेटिव और फेलुडा रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल टुडे। उसको एक रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है कि वो क्या कर सकता है कि रेगुलेट कर सकता है, और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। और जैसे ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्रूवल मिलेगा तो उसके साथ ही क्या होता है कि उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। और अब देखिए दिस टेस्ट यूजुअली, इस टेस्ट की यदि बात की जाए, यूजुअली इंडिजिनसली डेवलप्ड, ठीक है, और ये क्या है स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया है, और इसमें अत्याधुनिक तकनीकी CRISPR टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, जिससे कि जेनोम सीक्वेंस सार्स कोविड
2 वायरस यानी कि कोविड-19 के वायरस का पता लगाया जा सके। और जहाँ तक क्रिस्पर का सवाल है, जेनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि डिजीज़ को डायग्नोज करेगी। और टाटा क्रिस्पर टेस्ट की यदि बात की जाए तो वर्ल्ड का पहला डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि डिप्लॉय स्पेसिफिकली एडाप्टेड CAS9 प्रोटीन। ये याद रखना है आपको कि इसमें क्या किया जाता है, CAS9 प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है। नाउ टाटा क्रिस्पर टेस्ट अचीव एक्यूरेसी लेवल ऑफ ट्रेडिशनल RT-PCR टेस्ट, और वो उसी एक्यूरेसी लेवल पे होते हैं जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन के थ्रू होती है RT-PCR, और इसको गोल्ड स्टैंडर्ड का माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा मानक माना जाता है। उसी अराउंड उसी लेवल का ये भी टेस्ट है विथ क्विकर टर्न ऑन टाइम, और तुरंत ही ये पता लगा सकता है, कम खर्च है इसमें इक्विपमेंट में, और इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। टाटा ग्रुप हैज़ वर्कड क्लोजली विद द CSIR, IGB एंड ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, जिससे कि हाई क्वालिटी टेस्ट को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए इसका आंसर क्या है, सोमालिया। मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं जिससे कि आप आंसर कर पाएँ। सोमालिया का एक जो मालवाहक हवाई जहाज़ है वो एडन एडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पे क्या होगी, सोमालिया की राजधानी मोगादेशु में क्या होगी, क्रैश कर गई, टकरा गई, और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है इसमें। एडन एडे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोगादेशु जो कि कैपिटल है सोमालिया का, और ये एदन अब्दुल्ला ओशमदार जो यहाँ के सोमालिया के प्रथम राष्ट्रपति थे उनके नाम पे है। और ये काफ़ी हैवली फोर्टिफाइड एयरपोर्ट है। फोर्टिफाइड कहने का मतलब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेटिक मिशन भी हैं, यानी कि दूसरे देश के जो राजनयिक हैं वो भी रहते हैं, और सर्व्स एज अ हब फॉर द ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका नेशन। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो अफ्रीका का एक हिस्सा है जो कि गल्फ ऑफ एडन के आसपास का है, ठीक है। तो ध्यान देना, वहाँ पर कोई यदि मानवीय जो हवाई जहाज़ भेजी जाए तो उसके लिए ये एक सेंटर के रूप में, केंद्र के रूप में काम करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ओके, तो इसका भी उत्तर सी है, और देखते हैं क्या। जो MSME, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, क्लियर, लघु सूक्ष्म लघु और मध्यम जो एंटरप्राइज होते हैं, उन्हें अनाउंस क्या किया है, पॉटरी एक्टिविटी का, बर्तन बनाने के काम का। और पॉटरी एक्टिविटी पॉटरी एक्टिविटी के लिए सरकार क्या करेगी, सहायता देगी पॉटरी व्हील का, क्ले ब्लंगर का और ग्लैनिनेटर का, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ वगैरह मिलाने हो इसका, तो ये, और वे जो व्हील होती है ऐसे चलाने वाली, वो सब सारा प्रदान करेगी। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द व्हील पॉटरी ट्रेनिंग, साथ में ट्रेनिंग भी देगी ट्रेडिशनल पॉटरी बनाने के लिए, और प्रेस पॉटरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथ में, जो कि नॉन पॉटरी आर्टिजन और सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, देयर इज ऑल्सो प्रोविजन टू प्रोवाइड द जिगर जॉली ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जिगर जॉली ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जाएगा, जिससे कि नॉन पॉटरी मतलब जो बर्तन नहीं बनाने वाले कारीगर है वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्वयं सहायता समूह की सहायता से सीख पाएँ। और कुल मिला के 6075 जो पारंपरिक और जो गैर पारंपरिक जो बर्तन बनाने वाले जो आर्टिज़न है, आर्टिज़न कहने का मतलब जो कलाकार हैं, ठीक है, रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनको बेरोज़गार जो युवा हैं,
माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर जो हैं, उनको इसमें इसके तहत क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। एज फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ईयर 2020 और 2020 और 21 के यदि बजटरी सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें 19.50 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। और इससे क्या होगा कि सपोर्ट दिया जाएगा 6075 जो कलाकार है उनको दिया जाएगा विद ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। और इसके बाद MGRI वर्धा, ये सारे के सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस होंगे। CGCRI खुर्जा यूपी के अंदर, विनीत नागपुर के अंदर, उसके बाद IIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कि ये सारे के सारे यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जा सकेगी। एडिशनल अमाउंट ऑफ 50 करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन प्रोविजन फॉर सेटिंग ऑफ ए क्लस्टर इन द टेराकोटा रेड क्ले पोएट्री, और फिर और 50 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे कि टेराकोटा रेड क्ले पोएट्री को क्या बनाया जा सके, उसके लिए एक तरीके का समूह व्यवस्थित किया जा सके विद ए न्यू इनोवेटिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ द बिल्ड पोएट्री टू द क्रॉकरी। और इससे क्या बनाया जा सके, बर्तन भी बनाया जा सके और ये क्षमता में विकास किया जाए। और इसके लिए जो स्फूर्ति स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है। नाउ नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 12वां मधुमक्खी पालन से संबंधित है। ओके, मधुमक्खी पालन गतिविधियों में कारीगरों को समर्थन करने के लिए एक जो है गाइडलाइन जारी की गई है। और इसके तहत देखिए, ये योजना के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिलों में प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ बी बॉक्स भी वितरित किए जाएंगे। दूसरा विकल्प है, मंत्रालय की स्फूर्ति योजना के तहत मधुमक्खी पालन शहद समूहों की विकास करने के लिए 50 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी गई है। ओके, इसका उत्तर क्या है, सी है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs की बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी चर्चा की थी, ठीक है। तो ये मधुमक्खी पालन के कार्य के लिए भी क्या कर रहा है, गाइडलाइन जारी किया है और सहायता भी दे रहा है। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस टू द बी बॉक्स एंड टूल किट्स, और सरकार क्या करेगी, मधुमक्खी से संबंधित जो बॉक्सेस हैं वो भी देगी और टूल किट भी देगी। और इस स्कीम के तहत बी बॉक्स विद द बी कॉलोनीज़ ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। किसको, प्रवासी मजदूरों को, ठीक है। किसके तहत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और 5 दिन का बी कीपिंग ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाए इसके बारे में प्रशिक्षण भी दी जाएगी, ठीक है। और विल ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशरीज थ्रू द वेरियस ट्रेनिंग सेंटर। तो और ये जो जिनको सहायता दी जाएगी उसको अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों के द्वारा दी जाएगी। और राज्य जो मधुमक्खी पालन संबंधित जो केंद्र है, जो विस्तारित केंद्र है या मास्टर ट्रेनर जो हैं, ठीक है, वो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस के हिसाब से ये पूरी की पूरी प्रशिक्षण देंगे। अब देखिए, दिस इज बीइंग डन इन ऑर्डर टू क्रिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू प्रोवाइड सप्लीमेंट्री इनकम। और इससे क्या होगा, उनको अतिरिक्त क्या मिल सकेगा, अतिरिक्त इनकम मिल पाएगी और साथ में फार्मर्स को, क्लियर। और उसके बाद देखिए, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हनी एंड अदर हाई प्रोडक्ट, और साथ में वो जागरूक भी हो सकेंगे शहद और शहद के जो उत्पाद हैं उसके बारे में। और स्कीम की यदि बात की जाए, इसकी शुरुआत, ठीक है, स्कीम प्रपोजेज टू कवर, इस स्कीम के तहत यह कहा गया है कि क्या कवर करेगा, 2020 और 21 में यदि देखें तो 2050 बी कीपर्स यानी मधुमक्खी पालनकर्ता जो उद्यमी हैं उनको, फार्मर्स किसानों को, और जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं आदिवासी क्षेत्र में, उनको भी इस प्रोजेक्ट के तहत क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। 50 करोड़ रुपए जो अलग से रखे गए हैं, जिससे कि
बी कीपिंग हनी क्लस्टर तैयार किया जा सके स्फूर्ति स्कीम के तहत एमएसएमईज मिनिस्ट्री के अंतर्गत। क्लियर ना। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण NGDRS यानी कि नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के संदर्भ में दो बातें कही गई है। जम्मू एंड कश्मीर NGDRS का हिस्सा बनने वाला राज्य और संघ शासित प्रदेशों में पहला होगा। NGDRS मौजूदा मैनुअल पंजीकरण प्रणाली से बिक्री, खरीद और भूमि के हस्तांतरण में सभी लेन देन के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक प्रमुख बदलाव की प्रतिनिधित्व करता है। चलिए पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखिए 13 का जवाब बी है। क्लियर। अब समझिए इसमें है क्या कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता ही है कि 2019 के 5 अगस्त को ये घोषित किया गया था 370 को हटाने का और साथ में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य से यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश में बदलने का। ठीक है। और साथ में लद्दाख को अलग से ही भी बनाया गया। क्लियर। तो अभी जो दूसरे गवर्नर हैं यहाँ के और मौजूदा गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा, क्लियर, नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो विल बी द 10th अमंग स्टेट्स एंड यूटी टू बिकम पार्ट्स ऑफ द NGDRS। तो NGDRS के तहत जो सदस्य बनने वालों में ये कौन से हैं? 10वें हैं। ठीक है। NGDRS क्या करता है कि बहुत बड़ा बदलाव लाता है। मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसको बदल के क्या करते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं सभी सेल एंड परचेज और ट्रांसफ़र का ज़मीन से संबंधित, मतलब ज़मीन से संबंधित जो खरीद हो, बिक्री हो या हस्तांतरण किया जाए तो वो लिखित दस्तावेज ना होके कि किया क्या जा रहा है कि अब इसमें बदलाव करके इसको क्या किया जा रहा है, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा रही है। स्टाम्प पेपर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ई स्टैम्प, और स्टैम्प पेपर की जगह अब ई स्टैम्प का प्रयोग किया जा रहा है। इनकॉर्पोरेटेड इन द कंडीशन विद द स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोऑर्डिनेट करके ये किया जा रहा है। द लॉन्चिंग ऑफ द NGDRS इज ए बिग स्टेप टुवार्ड्स द नेशनल इंटीग्रेशन एंड ए लीप टुवार्ड वन नेशन वन सॉफ्टवेयर। तो जो कोशिश की जा रही है कि एक राष्ट्र हो और एक ही सॉफ्टवेयर हो, तो उसके तहत ये क्या है, एक बड़ा सा कदम है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 14 सवाल को देखें। कृषि के व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नया कानून एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा जहां किसान और व्यापारी कृषि उपज की बिक्री और खरीद की पसंद की स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बिल लेन देन मंच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का भी प्रस्ताव करता है। हमने आपकी सहूलियत के लिए प्रश्नों को दोनों हिंदी और इंग्लिश में रखा हुआ है। चलिए इसका आंसर क्या है? सी है। देखिए लोकसभा ने फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 को पास कर दिया और राज्यसभा से भी ये पारित हो चुका है। ठीक है। द न्यू लेजिस्लेशन, इससे क्या होगा, एक इकोसिस्टम बनेगा किसके लिए? किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए, जो कि अब सिर्फ और सिर्फ APMC के तहत जो मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी होती है उसके तहत सिर्फ आढ़तियों को और लोकल आढ़तियों को ही बेच सकते थे। उसके बजाय अब क्या कर सकते हैं,
दूसरे भी मंडियों में भेज सकते हैं, दूसरे व्यापारियों को भी भेज सकते हैं, दूसरे राज्यों के भी व्यापारियों को भेज सकते हैं, ये छूट दी जाएगी, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को। इट विल ऑल्सो प्रमोट बैरियर फ्री इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रेड, मतलब राज्य के अंदर भी और राज्य से बाहर भी क्या किया जा सकता है कि बिना बाधा के व्यापार की जा सकती है। और आउटसाइड द फिजिकल प्रीमाइसेस ऑफ द मार्केट नोटिफाइड अंडर द स्टेट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग लेजिस्लेशन, मतलब राज्य सरकार के द्वारा राज्य कृषि उत्पाद विपणन जो कानून होता था उसके तहत कही जाती थी कि इसी मंडी के इस चार दीवारी के अंदर ही आपको वस्तुओं को बेचना है। उससे एक आज़ादी मिल जाएगी किसानों को और वो अपने उत्पादों को दूसरे मंडी और दूसरे राज्यों में भी भेज सकते हैं और अपने ही राज्य के दूसरे ज़िलों में भी भेज सकते हैं। द बिल ऑल्सो proposes एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इन द ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंश्योरिंग ए सीमलेस एंड ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है, जिससे कि और भी आसानी हो सके किसानों को। द फार्मर्स विल नॉट बी चार्ज एनी सेस और लेवी फॉर द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के तहत किसानों को कोई सेस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पहले देना पड़ता था, और वो 0.5% से 0.5% से 5% तक ये सेस देना पड़ता था बेचने के लिए, जो जिससे कि बिल्कुल फौरी राहत मिल जाएगी। फर्दर देयर विल बी सेपरेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर द फार्मर्स, और साथ में कि यदि किसी तरह का विवाद हो जाए तो उन विवादों को ख़त्म करने के लिए क्या है, एक मतलब निकाय होगी जो कि इन विवादों को ख़त्म करेगी। द बिल बेसिकली एम्स एट क्रिएटिंग द एडिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड द APMC मार्केट यार्ड टू हेल्प द फार्मर्स गेट द रिम्यूनरेटिव प्राइस ड्यू टू द एडिशनल कॉम्पिटिशन। अब इसमें सबसे बड़ी जो आज़ादी होगी कि APMC के मार्केट से बाहर जाके जब बेच पाएंगे तो इनके लिए जो बेचना होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का वो लाभप्रद हो पाएगा, क्लियर। एंड दिस विल सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग MSP प्रोक्योरमेंट सिस्टम व्हिच इज़ प्रोवाइडिंग ए स्टेबल इनकम टू द फार्मर। और अभी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होती है कि जब फसलों की कटाई होती है उस समय जो सप्लाई साइड होता है, यानी कि आपूर्ति जो होती है वो ज़्यादा होती है और मांग क्या होती है, कम होती है, तो इसके कारण से कीमतें गिर जाती है और अधिकतर किसानों को उनके लागत मूल्य का भी वसूल नहीं हो पाता। तो सरकार MSP देती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इससे नीचे तो भाई कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए नहीं खरीदेगा क्योंकि सरकार खुद उस मूल्य पे खरीदना चाहती है, ठीक है, गारंटी देती है। लेकिन यदि 1200 कहा गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि 1200 पे ही सरकार खरीदे, ये तो मिनिमम रखी गई बात। हो सकता है सरकार 1250 रुपये में खरीदे, तो इसको क्या कहेंगे, प्रोक्योरमेंट प्राइस कहा जाता है, यानी कि खरीद मूल्य कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब समझिए इस चीज़ को। तो पूरा का पूरा जो खरीदने की जो व्यवस्था होगी वो इससे बदल जाएगी। इट विल सर्टेनली पेव द वे फॉर वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट, और पूरे भारत में एक ही एग्रीकल्चर बाज़ार होगी, यानी कृषि से संबंधित बाज़ार होगा। एंड विल ले द फाउंडेशन ऑफ इंश्योरिंग द गोल्डन हार्वेस्ट फॉर हार्ड वर्किंग फार्मर्स, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा किसका, किसानों का। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखिए, मूल्य आश्वासन एवं फार्म सेवा विधेयक 2020 के किसानों सशक्तिकरण संरक्षण समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों की भूमि की बिक्री, पट्टे या गिरवी की अनुमति देता है। निवारण के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ प्रभावी विवाद समाधान तंत्र प्रदान किया गया है। ये दो विकल्प दिए गए हैं। ओके, विथ रेफरेंस टू द फार्मर्स empowerment and protection agreement of the price assurance and the farm service bill, consider the following statement. The first statement, sale, lease or mortgage of the farmer land is allowed. Second, effective dispute resolution mechanism has been provided for with the clear timelines for redressal. आसिफ चौहान जी इस बिल पे क्यों कर रहे हैं, एक दिन विस्तार से हम तीनों ही बिल को अगले 1-2 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे। उसमें इसके प्रॉस एंड कॉन्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज जो एक्ट है उसमें भी जो बदलाव किया गया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक दिन अलग से इस पर चर्चा करते हैं।
चलिए 15वें और अंतिम सवाल का उत्तर है बी। देखिए लोकसभा ने फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट को पारित कर दिया है और राज्यसभा ने भी इसको पारित कर दिया है। क्लियर। अब ये जो नया विधेयक है वो क्या करेगा, किसानों को सशक्तिकृत करेगा कि वो क्या हो सके, पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसमें जो प्रोसेसर प्रक्रिया में शामिल हो सके और जो प्रोसेसर हैं वो भी इसमें शामिल हो सके, होलसेलर भी शामिल हो सके, ठीक है, जो फ़ायदा देने वाले लोग हैं वो भी शामिल हो सकें और जो लार्ज रिटेलर हैं, जो बड़े बड़े जो मतलब खुदरा व्यापारी हैं और एक्सपोर्टर्स हैं वो सभी शामिल हो सकें, जिससे क्या हो सके कि बिना दोहन के डर के क्या हो सके, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके। जस्ट मिनट। नाउ अब देखिए, इट विल ट्रांसफर द रिस्क ऑफ मार्केट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब देखिए कि होगा क्या इसके अंदर, एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, ठीक है। इसमें होगा क्या कि जो किसान अपना उपज जो है उसी को बेचेगा जो व्यापारी या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा वो उसको एक उचित मूल्य पहले से तय होगी, इतने मूल्य में हम आपको देंगे, इन शर्तों पे हम आपसे खरीदेंगे, वो सारा कुछ तय होगा। तो एक तरीके का यदि देखिए कि वैगरीज ऑफ मानसून कहते हैं, यदि उतार चढ़ाव हो जाए, सूखा हो जाए, कीमतें यदि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इन मामलों में कहीं ना कहीं पहले से कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो फ़ायदा मिल जाएगा। और साथ में जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो चाहेंगे कि जो यील्ड पर हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो भी क्या हो सके, बेहतर हो सके, तो इसके लिए और भी सहायता प्रदान करेंगे वो, ठीक है। तो अब देखिए कि इनेबल द फार्मर्स टू एसेस द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर इनपुट्स, और इससे क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिल पाएगी, अच्छा इनपुट भी मिल पाएगा और इनकी इनकम भी अच्छी हो पाएगी। लेजिस्लेशन विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट टू अट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, और इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको भी वो मतलब जो निजी क्षेत्र के निवेशक हैं उनको भी कहीं ना कहीं आकर्षण कर पाएगा। और सप्लाई चेन फॉर द सप्लाई ऑफ द इंडियन फार्मर प्रोड्यूस टू नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट, और जो आपूर्ति की एक श्रृंखला बना पाएगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या पूरे देश के स्तर पे उनके उत्पाद को जगह मिल पाए। फार्मर विल गेट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी, और तकनीकी उन तक पहुंच पाएगी, और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के बारे में उनको एडवाइस भी मिलेगा। एंड गेट रेडी मार्केट फॉर सच प्रोड्यूस, और ऐसे प्रोड्यूस के लिए रेडीमेड एक तरीके का मार्केट मिल पाएगा। और फार्मर विल इंगेज इन द डायरेक्ट मार्केटिंग, देयर बाय एलिमिनेटिंग द इंटरमीडिएट रिजल्टिंग इन द फुल रियलाइजेशन ऑफ द। अब चूंकि इससे क्या होगा कि बिचौलिए खत्म होते जाएंगे, जो आढ़तिये हैं वो खत्म हो जाएगा, वो प्रणाली जो है खत्म हो जाएगी, तो इसके साथ ही उनको और ज़्यादा बेहतर प्राइस मिल पाएगा, पहली बात। अब देखें कि फार्मर्स हैव बीन प्रोवाइडेड एडुकेट प्रोटेक्शन, सेल्स लीज और मॉर्गेज ऑफ द फार्मर्स लैंड इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, और यदि किसानों की ज़मीन बेची जाए, लीज पे ली जाए या गिरवी पे ली जाए, इसकी बिल्कुल मनाही होगी। एंड द फार्मर्स लैंड इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी रिकवरी, और किसी भी तरह के वसूली के लिए उसके ज़मीन को हड़पने से क्या मिलेगा, बिल्कुल छूट मिली होगी। और इफेक्टिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर विथ ए क्लियर टाइमलाइंस फॉर रिड्रेसल, और यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को खात्मा करने के लिए क्या होगा, एक बिल्कुल समय सीमा तय होगी। क्लियर। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड रिमेन देयर इन द लाइव क्लास। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल नितिन सर क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, तो हम आपसे फिर कल मिलते हैं 1 बजे इसी समय में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। और आज इवनिंग में मैं 5 बजे आपसे मिलूँगा फिर से लाइव द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू।